एकात्मिक शिक्षा के अंतर्गत संख्यात्मकता के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए अब जानते हैं कि प्रारंभिक संख्या बोध के लिए हम बच्चों के साथ किन गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम प्रारंभिक स्तर पर संख्या बोध की बात करते हैं तो हम बच्चों के साथ में वर्गीकरण का कार्य करवा सकते हैं। वर्गीकरण गतिविधि किसी भी अवधारणा के साथ की जा सकती है, जैसे कि रंग, आकार, जानवर, परिवहन आदि। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों से सभी पीले पत्तों को एक तरफ और हरे पत्तों को दूसरी तरफ रखने के लिए कहा जा सकता है। हम सरल वर्गीकरण के साथ शुरू में वास्तविक वस्तुओं के साथ और धीरे धीरे कई अन्य तरीके जैसे पिक्चर कार्ड, ड्राइंग आदि के साथ कार्य कर सकते हैं। हमें एकल मानदंडों के साथ शुरू करना होगा और धीरे धीरे उदाहरण के लिए 2 या अधिक मानदंडों पर चलना होगा। एक बच्चे को हम पीले और हरे रंग के कपड़े के टुकड़ों को वर्गीकृत करने को कह सकते हैं। 2 या 2 से अधिक विशेषताओं की ओर बढ़ सकते हैं, जैसे बड़े पीले कपड़े के टुकड़े और छोटे हरे कपड़े के टुकड़े। एक बार जब कोई बच्चा ठोस वस्तुओं को वर्गीकृत करने में सक्षम हो जाए तो चित्रों और अन्य तरीकों का उपयोग करके हम कौशल को और मजबूत बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम बच्चों के साथ तुलना और क्रमबद्धता की गतिविधि करवा सकते हैं। बच्चों के सामने विभिन्न आकारों के 5-6 पत्ते रखे जाएं और बच्चों से एक एक करके सबसे बड़े और सबसे छोटे पत्ते को अलग छांटने के लिए कहा जा सकता है। फिर उन्हें 3 और अलग अलग आकार के पत्ते दिए जाएं और उन्हें क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा जाए, सबसे बड़े से सबसे छोटा। जब बच्चे 3 पत्तियों को क्रमबद्ध करने में सक्षम हो जाएं, तो पत्तियों की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे। यहाँ हम छोटे बच्चों के साथ एक और कार्य भी करवा सकते हैं। हम बच्चों को कागज और पेंसिल के माध्यम से ये कह सकते हैं कि वो सभी समूह में, जैसे हमारे पास अगर कक्षा में 20 बच्चे हैं तो हम उनको 4-4 के समूहों में बांट दें और फिर कागज और पेंसिल देकर उनसे कहें कि वो अपने हाथ का छाप उस कागज पर बनाएं। फिर हर बच्चे से उस कागज को काटने के लिए कहा जाए और फिर उन कागज के जो हाथ के छापे हैं उनको हम छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के क्रम में सजाने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों के साथ पैटर्न पर भी कार्य करवा सकते हैं। स्थानिक तर्क और पैटर्न कौशल बनाने के लिए ब्लॉक, मोती या अन्य चीजों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, जैसे रंग का उपयोग करके थ्रेडिंग और पेंटिंग की गतिविधियां बच्चों के साथ में करवा सकते हैं। पैटर्न या उसकी नकल करने की कोशिश हम बच्चों से करवा सकते हैं, जैसे हम बच्चों को पत्तियों को किसी विशेष पैटर्न में लगाने की बात कर सकते हैं या हम बच्चों से वस्तुओं को एक विशेष क्रम में लगाने की बात कर सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों को उसकी नकल करने के प्रयास करने के अवसर भी दे सकते हैं। जब हम इस तरह के कार्य करवा चुके तो हम बच्चों को पैटर्न को पूरा करने का कार्य भी दे सकते हैं, ताकि बच्चों को पैटर्न दिखाई दे और बच्चे उसे व्यावहारिक जीवन में प्रयोग भी कर सकें। संख्या बोध की समझ विकसित करने के लिए हम बच्चों के साथ में अनुक्रमिक सोच पर भी कार्य कर सकते हैं। अनुक्रमिक सोच कार्ड जिन्हें बच्चे घटनाओं के तार्किक अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, वस्तुओं या कार्ड को बाएं से दाएं सही ढंग से रखने को हम प्रोत्साहित करेंगे। मौखिक रूप से 1 और 10 के बीच किन्हीं 3 संख्याओं के क्रम को दोहराने का कार्य करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ आगे क्या आता है, जैसे मंकी मंकी, बटरफ्लाई, मंकी मंकी, इस तरह से हम एक पैटर्न में बात करते हैं और फिर बच्चा उस पे जवाब दे बटरफ्लाई, यानी बच्चे को ये पता चले कि 2 मंकी के बाद में एक बटरफ्लाई है या 2 ग्लास के बाद में एक प्लेट है। तो इस तरह से हम बच्चों को पैटर्न की सोच विकसित कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनमें अनुक्रमिक सोच भी विकसित होगी। इसके साथ क्रम और चीजों को क्रम में रखना, जैसे सबसे बड़े से सबसे छोटा, सबसे लंबे से सबसे छोटा, इस पर भी हम अनुक्रमिक सोच के अंतर्गत कार्य करवा सकते हैं।
इसके साथ साथ बच्चों के साथ में समस्या को सुलझाने के कौशल पर भी कार्य किया जा सकता है। समस्या को सुलझाने की जो गतिविधियां हैं, यानी जो हमारी समस्या समाधान की गतिविधियां हैं, वो पूर्व प्राथमिक विद्यार्थियों की बुनियादी समस्या सुलझाने के कौशल और आई हैंड कोऑर्डिनेशन यानी हाथ व आंख के समन्वय को विकसित करने में उनकी मदद करती हैं। आरंभ में हम सरल पहेली को पूरा करने का कार्य या धीरे धीरे हम मुश्किल को, जैसे 2 टुकड़ों की पहेली या 5-6 टुकड़ों वाली जो पहेली है, उस पर कार्य कर सकते हैं। पहेली गतिविधियों में पारंपरिक इनसेट बोर्ड्स यानी आकार, जानवर, परिवहन, पक्षी, फल आदि हम रख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम बच्चों के साथ में कार्य करते हैं तो वहां हम बच्चों के अंदर प्रारंभिक संख्या बोध की एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। आइए प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के साथ गणित में कुछ और गतिविधियां जो हम प्रयोग कर सकते हैं, इनके बारे में जानते हैं। बच्चों के लिए गणित से संबंधित विशिष्ट भाषा कौशल विकसित करना बहुत जरूरी है। बच्चे इन शब्दों और भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में समय ले सकते हैं। हम गणितीय भाषा विकसित करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां बच्चों के साथ करवा सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों के साथ में गणित के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, यानी गणित की बातें। गणित की बातों के अंतर्गत हम बच्चों से किस प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। हम बच्चों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिसमें विशिष्ट भाषा जो हमारे शब्द हैं उनका उपयोग हो रहा हो। जैसे हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि 4 किताबें ला कर दो, या चलो 4 पेन लेकर इकट्ठे करके लाओ। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बड़ी किताब ला के दो या छोटी किताब ला के दो। इसके साथ साथ घर पर भी बच्चों के साथ में कुछ इस तरह का कार्य करवाया जा सकता है। जैसे खाना बनाते समय उपयोग किए गए विभिन्न मापों पर चर्चा की जा सकती है, जैसे कि चम्मच, मिलीलीटर, लीटर या कप। खाली और पूर्ण के बारे में, यानी खाली और भरे के बारे में भी हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो बच्चों के साथ में हम इस तरह की चर्चा कुछ कर सकते हैं, और साथ ही साथ विद्यालय में भी बच्चों से ये चर्चा की जा सकती है। हम बच्चों के साथ में सॉर्टिंग की कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं, जिसमें समान या अलग जैसी अवधारणाओं को समझने में बच्चों को सहायता मिलती है। हम बच्चों को कुछ वस्तुएं सॉर्ट करने के अवसर दे सकते हैं, जैसे कागज या जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, या कुछ खाद्य सामग्रियों को अलग अलग करने के लिए, जैसे हम बच्चों से दाल और चावल को अलग अलग करने का कार्य भी करवा सकते हैं, या हम कई तरह के अनाज को एक साथ मिला दें और फिर उनसे अलग अलग करने को कहें। तो हम इस तरह से बच्चों के साथ में कुछ गतिविधियां गणित की बातों के अंतर्गत करवा सकते हैं। गिनती की अगर बात करें तो यहाँ हम बच्चों से समूह में सभी वस्तुओं की गिनती करके शुरुआत कर सकते हैं, जैसे पैरों की उंगलियां, या उनके कपड़ों पर जो बटन हैं, घर के लिए वो कितने कदम चलते हैं, या उनके पास कितने खिलौने हैं। जैसे ही बच्चे वस्तुओं को एक सेट की गिनती के लिए आगे बढ़ते हैं, वे प्रत्येक वस्तु को एक संख्या से जोड़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में हम बच्चे को प्रत्येक वस्तु को छूने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और उनके मिलान संख्या जो है उसके लिए भी कार्य करने को कह सकते हैं।
अगली गतिविधि जो हम बच्चों के साथ करवा सकते हैं वो है गिनेंगे हर दिन। इसमें हम रोजमर्रा की गतिविधियों में गिनती को शामिल कर सकते हैं, जैसे फलों को 6 टुकड़ों में काटना और बच्चों को टुकड़ों को गिनने के लिए कहना, कार या बस में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या की गणना करना, सड़क पर चलते हुए घरों की संख्या गिनने के लिए हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि बच्चे गणना करें कि रसोई से जो हमारा खेल का मैदान है वहां तक चलने के लिए उन्हें कितने कदम लगे। या हम बच्चों के साथ किराने की खरीदारी करते समय गिनती का अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अंक खोज पर कार्य कर सकते हैं। अंक खोज बच्चों के लिए एक मजेदार और आकर्षक गतिविधि है। अपने आसपास के अंकों को खोजने के लिए हम बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। घर के नंबर या कार की नंबर प्लेट या जो हमारे साइन बोर्ड्स होते हैं या हमारे कक्षा में जो कैलेंडर टंगा होता है, या फिर हम बच्चों को कुछ अखबार के पेपर जो हमारी कटिंग्स हैं उसको दे सकते हैं, या किसी कैटलॉग के नंबरों पर हम बातचीत कर सकते हैं और वहां पर हम बच्चों से अंकों को खोजने पर कार्य करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बच्चों के साथ पत्तों का खेल कक्षा में कर सकते हैं। इन पत्तों के खेल के अंतर्गत हम बच्चों के साथ में मैचिंग की एक्टिविटीज करा सकते हैं, जैसे जो 2 नंबर का कार्ड है हमारा, जो 2 नंबर का प्लेइंग कार्ड है, उसको हम कह सकते हैं चलो अब देखो यहाँ पर दूसरा कौन सा इस तरह का प्लेइंग कार्ड है। तो इस तरह से हम पत्तों के खेल से बच्चों के साथ में मैचिंग एक्टिविटी करा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम खेल की दुकान एक एक्टिविटी बच्चों के साथ करवा सकते हैं। खेल की दुकान हमें बच्चे के गणित को सीखने में मदद करती है, ये उनके सामाजिक कौशल को भी विकसित करती है। दुकान खेलने का एक तरीका स्कूल पर एक मिनी दुकान बनाने से हम अपना सकते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एमडीएम में कुछ खाद्य और किराने की वस्तुएं जो आती हैं उनका हम एक स्टॉल लगा सकते हैं, या हम उन्हें कीमतों के साथ में लेबल कर सकते हैं। इस बारे में बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं कि हम सिक्कों या नोट या कार्डों का उपयोग करके वस्तुओं का भुगतान कैसे कर सकते हैं। इस मिनी शॉप से सामान खरीदने और बेचने के लिए पेपर मनी बनाया जा सकता है या प्ले मनी का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पुरानी रसीदें या मूल्य टैग एकत्र करके मिनी शॉप में उनका उपयोग कर सकते हैं। सिक्कों पर दिखाए गए विभिन्न आकृतियों, जानवरों और लोगों को हम नोटिस करने को कह सकते हैं बच्चों से। यहाँ हम बच्चों के साथ में तौल पर भी कार्य कर सकते हैं कि वस्तुओं को तौलने के लिए हम एक किचन स्केल जो रखते हैं उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं और बच्चों से तौल कर बातचीत कर सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज कम है। यानी वस्तुओं के भार के आधार पर बच्चे कम या ज्यादा बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बच्चों के साथ में आकार और आकृतियों पर भी कार्य करवा सकते हैं। आकृतियों के साथ खेलना बच्चे की विभिन्न आकृतियों के बारे में एक समझ विकसित करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी सुधार करता है। यहाँ हम बच्चों को कुछ जिक्सॉ पजल्स दे सकते हैं। आकृतियों के बीच समानता और अंतर का जो सूची है वो भी तैयार करने को कह सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे आकृतियों को बनाने में सहयोग कर सकते हैं, उन्हें काटने में या उन्हें समूहों में छांटने का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ हम क्ले डो का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो क्ले मोल्ड्स मिलते हैं हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं और उनसे विभिन्न आकृतियों का पता लगाने के लिए कह सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि इस क्ले मोल्ड से वो कोई आकृति बनाए। इसके साथ साथ हम किसी धागे या सुतली से भी उनसे आकृति बनवाने को कह सकते हैं। पैटर्न्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे कि आरंभिक स्तर पर हमें बच्चों के साथ पैटर्न पर कार्य करना चाहिए ताकि बच्चे पैटर्न की समझ विकसित कर सकें। जब हम आरंभिक स्तर पर मापन का कार्य करवाते हैं तो वहां पर हमें कुछ गैर मानक इकाइयां जो होती हैं उन पर कार्य करना होता है, यानी बच्चे यह देख के बता सके कि कौन सी वस्तु पास है या कौन सी वस्तु दूर है। तो वो धागे से नाप सकें, वो कदम से नाप सकें, या फिर वो अपने एक कागज की लंबाई या एक पेंसिल की लंबाई अपने हाथ से नाप सकें। तो यहाँ हम गैर मानक इकाइयों की बात करते हैं मापन सिखाने के लिए। इसमें हम बच्चों को छोटे बड़े का या लंबे छोटे का भी ज्ञान करवा सकते हैं। इसी तरह से गणित की गति पर भी कार्य करवाया जा सकता है। जैसे हम कुछ ऐसी गतिविधियां बच्चों से करवा सकते हैं कि
हमने एक छोटा सा घेरा बनाया, इसमें बच्चे को खड़े होने को कहा। इसके बाद यहाँ पे हमने कोई वस्तु रखी। अब बच्चे से ये पहले तो हम अंदाजा लगाने को कहेंगे कि यहाँ इस वस्तु तक पहुंचने के लिए वो कितनी बार कूदेगा कि वहां पहुंच पाएगा। अब बच्चा जितनी बार बताता है उससे कहा जाएगा कि उतनी बार में कूद के उसे यहाँ तक पहुंचना है। तो यहाँ हम बच्चे के अनुमान का जो है विकास कर सकते हैं, बच्चे चीजों को अनुमान के आधार पर बता सके, जिससे उन्हें एक दूरी का अंदाजा लग सके। इस तरह के खेल हम बच्चों के साथ करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों के साथ एक प्रश्नों का खेल भी खेल सकते हैं। प्रश्नों के खेल के लिए हम बच्चों से बातचीत करते हैं कि कोई वस्तु उनको दिखाकर हम पूछें कि आप इसमें कौन सा आकार देख पा रहे हैं, या हम कैसे माप सकते हैं किसी चीज को, या हम अगर किसी फल को देखें तो हम इसका आधा कैसे पाएंगे, साझा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने एक अंक 5 लिखा है तो हम 5 में कितना और बढ़ाएं कि हमारे पास 7 हो जाए। हम इस तरह की बातचीत कर सकते हैं बच्चों के साथ में। और इस तरह की बातचीत करने के लिए हम उनको कुछ वस्तुओं के माध्यम से, जैसे टॉफी, पेंसिल या इरेजर, इस तरह की वस्तुओं के साथ कार्य कर सकते हैं। आइए संख्या बोध की एक और गतिविधि को देखते हैं। यहाँ हम छोटे बच्चों को 1 से 9 तक की संख्याओं को परिभाषित करने का कार्य करवा सकते हैं। इस गतिविधि के लिए हमें 0 से 9 तक के अंक कार्ड चाहिए होंगे, और इस गतिविधि को करवाने के लिए हमें बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाने होंगे, और प्रत्येक समूह को हमें एक अंक कार्ड देना होगा। प्रत्येक समूह अपने समूह के अंक को परिवेश की चीजों से जोड़ते हुए विभिन्न रूपों में व्यक्त करेगा, जैसे यहाँ पर 3 को व्यक्त किया गया है। जैसे 3 अगर हम देखें अपने परिवेश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, 3 अंक को हम रिक्शे में देख सकते हैं पहिए के रूप में, यानी एक रिक्शे में 3 पहिए होते हैं। समोसे के 3 कोने होते हैं, ऑटो में भी 3 पहिए होते हैं, या त्रिशूल में 3 शूल होते हैं। और जब हम पंखे को देखते हैं तो पंखे के पर भी वो भी 3 होते हैं, और कई बार गोल मेज के पाए भी 3 होते हैं। तो इस प्रकार से 3 को जैसे यहाँ हम लोगों ने परिभाषित करने का कार्य किया है, हम बच्चों से भी इस कार्य को करवा सकते हैं। कक्षा में बच्चों के साथ यह गतिविधि बच्चों को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करेगी। बच्चे अपने परिवेश में सभी संख्याओं को ढूंढने के लिए प्रयासरत होंगे। इससे उन्हें यह भी आभास होगा कि गणित जीवन का एक अनिवार्य अंग है, और खेलों और गतिविधियों के माध्यम से गणित सीखने सिखाने पर हम बहुत प्रभावशाली ढंग से बच्चों को सीखने से जोड़ सकते हैं। आइए अब एक और गतिविधि करते हैं। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें कितने 4 हैं। आशा है कि आपने इस चित्र में सारे 4 खोज लिए होंगे। अब जरा विचार कीजिए कि जब आप इस गतिविधि को कर रहे थे तो आप अंक 4 के साथ में कौन कौन से कार्य कर रहे थे। आप अंक 4 को गिन रहे थे, यानी कितने 4 हैं आप इसकी गिनती कर रहे थे, और इसकी गिनती करते समय आप व्यवस्थित क्रम में गिन रहे थे। आपने 4 को एक अलग समूह के रूप में देखा। इसके साथ ही आपने जो लिपि थी उसको पहचान कर उसे पढ़ा भी, यानी सबसे पहले तो आपने 4 का वर्गीकरण किया कि कहाँ कहाँ 4 है, उसको छांटा, और उसके बाद उसको गिनना प्रारंभ किया। और जब आप उसे गिन रहे थे तो आप उसके चिन्ह से संबंध स्थापित कर पा रहे थे। तो आपने जहां जहां 4 देखा आपने उससे संबंध स्थापित किया, यानी अगर वो अंक के रूप में 4 लिखा है तो भी आपने देखा, अगर वो बिंदु के रूप में कहीं 4 लिखा है, या अगर वो लकीरों के रूप में कहीं 4 लिखा है तो भी आपने उसको गिना होगा। तो इस प्रकार से जब आपने गिना है तो आपने वर्गीकरण किया, आपने उसको क्रम में गिनने का कार्य किया, और फिर तब आप उसको गिन पाए। आशा है आज का सत्र आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले सत्र में।
तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। इस सत्र को इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।